बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाजरीन, 31 अगस्त को अफगानिस्तान में 20 साला मगरबी जंग का खात्मा हुआ। इससे पहले हमने देखा कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। फिर हमने देखा कि इस सारी सूरत हाल से अवाम इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हुए। तालिबान की तरफ से लाख तसल्लियाँ दी गई, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से जो अवाम है वो धड़ाधड़ अफ़गानिस्तान से बाहर जाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। स्पेशली अगर हम इसको रिलेट करें एयरपोर्ट के बाहर जो हमला हुआ उसके साथ, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। तालिबान अब तक अपना सियासी ढांचा जो है वो मुरतब नहीं कर सके हैं। आज भी ऐलान करना था, लेकिन वो एक हफ्ता मज़ीद डिले कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में जो हमारा सवाल है इस सिचुएशन से रेलेवेंट वो यही है कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत साजी में ताख़ीर क्या ये तालिबान की कमज़ोरी है? अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ सैयद शहबुद्दीन साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। मीनवाइल हमारे साथ मौजूद हैं फयाज़ वड़ाई साहब, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी डिस्कशन में खुशामदीद कहती हूँ। और हामिद खान अल मशरक़ी साहब भी आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ डिस्कशन में। शुएब साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या तालिबान की ये कमज़ोरी है कि अब तक वो सियासी ढांचा तश्कील नहीं दे पा रहे हैं, मज़ीद डिले कर दिया है, या कोई और रीज़न समझते हैं आप? देखिए, ये 90 की पिछले सदी की दिहाई नहीं है जब तालिबान ने लड़ के कब्जा किया था। इस दफ़ा वो अपने मुखालफिन को मुज़ाकरात के ज़रिए जंग रोक कर, मुकाबला रोक कर, लड़ाई रोक कर काबुल तक पहुंचे थे। रास्ते में उनकी किसी ने रुकावट नहीं डाली। सही। सिर्फ एक जगह जिसका नाम पंजशेर है वहाँ पे उनकी मुखालफत है, और वो अहमद शाह मसूद का इलाका है, वहाँ उसके बेटे अभी भी हैं। सही। लेकिन आप ये देखिए कि अब्दुल्ला और दूसरे लोग जो थे, इन सब ने मुदाखलत नहीं की। बिल्कुल। वो लोग इस वक्त भी काबुल में मौजूद हैं। मसला ये आ रहा है कि पूरी दुनिया को एक काबिल कबूल शक्ल दिखानी है। बिल्कुल। वो उस सूरत में है कि तमाम जो ग्रुप्स हैं उसमें प्रॉब्लम यह है कि एक बटा हुआ माशरा है नस्ली बुनियाद पे। बिल्कुल सही। ज़ुबान की बुनियाद पे ताजिक हैं, अज़बक हैं, हज़ारा हैं, पश्तून हैं, ये उर्दू बोलने वाले, अपना पश्तो बोलने वाले, फारसी बोलने वाले, और आपके ये ताजिक बोलने वाले सॉरी, ये सब जो हैं माज़रत चाहता हूँ, ये सब इस सेटअप का हिस्सा बनना चाहते हैं। सही, बिल्कुल सही। अभी भी अहमद शाह मसूद के साहबजादे, जिनके साथ इस वक्त लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है पंजशेर में, उनका यही कहना है कि हुकूमत तभी हम कबूल करेंगे जब तमाम लोग उसमें शामिल होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है, दुनिया भी यही मांग रही है कि तालिबान उनको साथ लेके चलें, मुल्क को साथ लेके चलें। अब ये इतना आसान नहीं है, ये कहना बड़ा आसान लगता है कि आप उनको लेके चलें। तालिबान इसको दिल से मानने पर तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ सिर्फ हम लड़े, ठीक है, बाकी सब तो जाके उस हुकूमत के साथ तो मिल गए थे जो अफगानिस्तान में बनी थी। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया जाए? क्या तालिबान की ये कमजोरी है? इस वक्त कमजोरी नजर आ रही है ना, ये ठीक है। इस बात के ऊपर वो अभी तक इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन उनको एक एडवांटेज बहुत बड़ा है। देखें, वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि रूस हमारे साथ है। ठीक है। चाइना के बारे में उन्होंने खुल के कहा है कि चाइना हमारा साथ देगा, हम चाइना के साथ हैं। चाइना हमारे मुल्क में जो तांबे के ज़खायर हैं उसमें हमारी मदद करेगा। ठीक है। एक चीज़ आप ये याद रखिए कि अब्दुल्ला, हामिद करज़ई और गुलबदीन हिकमतयार तीनों काबुल में बैठे हैं। ठीक है। ये तीनों इनकी उस मुखालिफ हुकूमत में शामिल थे जो कि अपना अमेरिका के आने के बाद यहाँ पर रही। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मामलात इतने खराब नहीं है। ठीक है। मुखालफिन के साथ बातचीत जारी है। ठीक वरना अगर ये को 1996 होता, ठीक है, तो ये अब तक सारे
अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके ठीक हो होते हैं, गया। ये महफूज बैठे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तो ये मुज़ाकरात है। फयाज साहब फरमाइएगा, सितंबर की डेडलाइन थी, ऑलरेडी पता था तालिबान को कि ये सिचुएशन होगी, आज नहीं तो कल वो जाहिर है अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो काबिज हो जाएंगे, सारा उनके हवाले हो जाएगा। लेकिन फिर क्या इशू था, तैयारी नहीं थी या कमजोरी है उनकी, है अब तक हुकूमत नहीं बना सके? हमारा शेख साहब ने आपको असल बात नहीं बताई कि बाजार तो अमेरिका फिजिकली चला गया है अफगानिस्तान से, लेकिन अभी पूरा नहीं गया। उसकी जड़ें हैं, उसके असरात हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी अफगानिस्तान में उसकी मौजूद हैं। एक्चुअली दुनिया की तारीख देख लें कि जब तक कोई तहरीक होती है, पूरी तारीख बताती है, तो जो तहरीक होती है उसका एक होता है मकसद, एक मोटिव होता है और उस पर साथ मुतफिक होते हैं और उसके लिए लड़ते हैं। वो बेशक एक मुश्किल काम होता है, लेकिन चूँकि वो एक तहरीक में जा रहे होते हैं, एक जंग में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो वो मिलकर जाते हैं। और वो जब अचीव कर लेते हैं वो मकसद, तो फिर उसके बाद का जो मसाइल होते हैं उनको हल करना उनसे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। यही सूरत हाल, यही इस वक्त जो वजूहात हैं वो तालिबान के सामने है। उनको अंदरूनी हालात को भी देखना है, बैरूनी मामलात को भी देखना है, किस मुल्क को खुश करना है, किसको नाराज़ नहीं होने देना, और उन्हें ये भी देखना है कि उसके अंदर के जो माली हालात क्या है, ठीक है, उनकी जो सियासी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तालिबान ग्रुप्स की, और दूसरे जो साथ उनके हिज़्ब इस्लामी हैं और दूसरे ग्रुप, उनको कैसे एडजस्ट करना है। सही। फिर उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, उन्हें पैसा कहाँ से कलेक्ट करना है, अंदर पैसा कितना मौजूद है, बाहर से पैसा कितना लाना है, कौन कौन से इदारा, आप जानते हैं कि उनकी इमदाद भी बंद हो गई है। ठीक है, तो इंतजामी उन्होंने ये माली तौर पर ही मुल्क को चलाना है, सरकारी मुलाजमीन को चलाना है, सरकारी इदारों को चलाना है। सही। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है कि उन्हें इंतज़ामिया को किस तरह तकसीम करना है, इंतज़ामी इदारे किस किस को देने हैं, किस ग्रुप को कम देने हैं, किसको ज़्यादा देने हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब असल इम्तहानों का शुरू है और आलमी प्रेशर जो है इस वक्त उन पर। ठीक है। चाइना, हम सारी गवर्नमेंट्स ये तो कह रही हैं कि हमें वो अफगान हुकूमत काबिल कबूल है जो अफगान पीपल की मर्जी की होगी, बिल्कुल ठीक, लेकिन जिसमें सब ग्रुपों को, लेकिन अंदर खाने की हर मुल्क के हमारा ये मानना पड़ेगा, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, तो ये बशर साहब उस पर बेहतर रोशनी डालेंगे कि हर मुल्क का कोई ना कोई मफाद ज़रूर होता है। Obviously, वो अपने मफाद को देखेगा और उसने अंदर खाने बता भी दिया होगा कि जनाब हम इस तरह का अफगानिस्तान चाहते हैं। तो ये कमजोरी नहीं है आप कहते हैं? कमज़ोरी नहीं, लेकिन मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, और मुश्किलात जब आ जाए फैसला करने में, और जिस तरह के अभी तक आप पिछले दिन देख रही हैं कुछ जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं, जैसे आज भी ऐलान किया था और मुखर कर दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि जब मुश्किलात को समझा ना जा सके, टैकल ना किया जा सके, तो फिर कमज़ोरी तो होती है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है बातचीत से, और इतनी दुनिया को खुश करना आज के दौर में, पूरी दुनिया को, यानी पूरी दुनिया ये मुतालबा कर दिया कि जनाब हाँ हम उसको कबूल करेंगे जो काबिल कबूल होगा, तो वो पूरी दुनिया को अगर खुश करना है तो यकीनन मुश्किलात है, और ये मुश्किलात ही होती हैं जो कमज़ोरी बन जाती है, कमज़ोरी है उनकी। ठीक है। अच्छा, मशरूकी साहब फरमाइएगा कि दोनों जो हमारे मौजूद एनालिस्ट हैं उन्होंने यही कहा है कि ये कमज़ोरी है, डिफरेंट रीजंस भी उन्होंने बताई हैं। सर, जिस तरह से ये डिले हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, प्लानिंग ही हो रही है या फिर कमज़ोरी है? मेरा ख्याल है बिल्कुल कमज़ोरी नहीं है। मैं इसका जवाब नहीं मैं दूंगा, उसकी मैं वजह आपको बताऊं। जी प्लीज़। दरअसल तालिबान जो है ना वो अब असाब की जंग लड़ रही हैं। असाबी तौर पर तालिबान तमाम फ्रीकैन में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, चाहे वो गुलबदीन हिकमतयार हो, हामिद करजई हो, अहमद शाह मसूद के बेटे हों या जो भी हों। हो क्या रहा है, आप ये देखें कि सारे मीडिया पर सब जगह पर सिर्फ तालिबान का बयानिया चल रहा है, तालिबान छाए हुए हैं। आपने देखा है हामिद करजई को मीडिया पे आते? नहीं देखा। अब्दुल्ला को नहीं देखा। गुलबदीन हिकमतयार एक आध बार आए हैं। तालिबान क्या कर रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अपनी जब शुरू में जब तालिबान काबुल आए हैं ना 15 अगस्त को, तो उस वक्त तक की ये इतलात थी जी कि ऐसी हुकूमत बनेगी जिसमें की पोस्ट में गुलबदीन हिकमतयार को भी एडजस्ट किया जाएगा, हामिद करजई को भी एडजस्ट किया जाएगा, अहमद शाह मसूद को भी, अमरुल्लाह साले तक की बात हो रही थी। अब क्या किया है तालिबान ने, आहिस्ता आहिस्ता असाबी तौर पर सारी अपोजिशन को कमज़ोर किया है, और उसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह वजह यही है कि ये जंग तालिबान ने जीती है, क्रेडिट तालिबान को जाता है। सो दे थिंक कि उनको मुनासिब और सही हिस्सा मिलना है। उन्होंने क्या किया, शुरू में तो कह दिया जी ठीक है हम सबको मिलाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता
अब वो असाबी तौर पर सारों को कमज़ोर करके इस पोजीशन पे ले आए हैं जिसके अंदर यहाँ तक बात हो रही है कि क्या हामिद करजई जो हैं वो नज़रबंद हैं। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर ये बात कर रहा है। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि अब्दुल्ला सिर्फ एग्जिट मांग रहे हैं अशरफ गनी की तरह, या रुकेंगे वहाँ यहाँ पर। तो अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स कंप्रोमाइज़ पर आ जाते हैं, इसीलिए अफ़गान जो हैं वो तालिबान ये चाहते हैं कि इतना इनको हिस्सेदारों को कंप्रोमाइज़ करवा लें कि हुकूमत पर इनका मजबूत कंट्रोल भी रहे और ये दुनिया को खुश करें। अच्छा, दुनिया को खुश करने के लिए इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर दो चीज़ों का अंदिया दिया है। एक ये कि इन्होंने कहा जी कि ये ख़वातीन को नुमाइंदगी देंगे हुकूमत में, 1 से 2 वजारतें देंगे, और मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को इससे काफ़ी तसल्ली होगी। ये एक बेहतर इकदाम है। दूसरे एंड के ऊपर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा जी हम मालियाती जो इदारे हैं IMF और वो जो दूसरे हैं, हम उनके साथ वो 96 वाली हिस्ट्री नहीं दोहराएंगे जिसमें उन्होंने हर तरह का बाइकाट कर दिया था, बल्कि हम उनसे नेगोशिएट करेंगे। यानी मतलब वो जो सूद को हराम कह के और वो जो सारी चीज़ें थी, अब नेगोशिएट करेंगे। जब नेगोशिएट का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब दोनों के लिए मार्जिन है। सो मेरा ख्याल ये है कि तालिबान ये जो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि दुनिया में अब इनको रेजिस्ट करने वाला अफगानिस्तान के अंदर कोई नहीं है। पंजशेर में गुलबहार और ये जबल सराज, ये छोटा सा इलाका है, 3 सूबे हैं, इनके अंदर जो मज़ामत है वो तो 96 और 2001 में भी इनके पास नहीं था। तो तालिबान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तालिबान एवेंचुअली इनको भी साथ मिलाएंगे और थोड़ा सा टाइम लेकर मेरा ख्याल ये है कि ये तालिबान के लिए बेहतर होगा और ये कमज़ोरी नहीं है। कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के रूह रवां थे, वफ़ात के बाद भी उनकी मैयत पाकिस्तानी झंडे में लिपटी हुई पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत दे रही थी। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, ये नारे उनकी वफ़ात के बाद हमें कश्मीर की गली गली से सुनाई देने लगे। और इस सारी सूरत हाल से घबरा कर आपने भी देखा, हमने भी देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा कि इंडियन फ़ौज इस कदर घबरा गई कि उन्होंने एक डेडलाइन दे दी उनकी फैमिली को कि आधे घंटे के अंदर अंदर इनकी मैयत को दफन कर दिया जाए। उसके बाद जो भी सूरत हाल पैदा हुई वो आपने भी देखी और पूरी दुनिया ने देखी। 12 साल घर में नज़रबंद रहने के बाद हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी वफ़ात पा गए। क्या इसको अब हम रिलेट करेंगे अपने सवाल से कि कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफ़ात कश्मीर आज़ादी जो है, कश्मीर आज़ादी की जो तहरीक है, क्या उससे मुतासिर होगी उसके बाद? क्योंकि एक वो अपने आप में वहाँ की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थे। शुएब साहब, क्या मुतासिर होगी? देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश और मेरा यकीन है कि कश्मीर की आज़ादी कोई नहीं रोक सकता, वो इंशाल्लाह होके रहेगी। लेकिन अली गिलानी की शख्सियत एक बड़ा कैलिबर, एक बड़ा आदमी, एक बड़ा शख्स, एक बड़ी नाम, बिल्कुल, इनके ना होने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन तहरीक नहीं रुकेगी, ये जारी रहेगी। जहाँ तक ले आ चुके हैं, देखें वो पहले सियासत में हिस्सा लेते थे। 1972, 1977, 1987 वो 3 इलेक्शन जीते थे। बिल्कुल सही। लेकिन उसके बाद 87 में इनके एक साथी का शहीद किया गया, जिसके बाद इन 4 अफराद ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद ये पूरे तरीके से दिल से मुसल्लह तहरीक के हिमायती बन गए। बिल्कुल ऐसे। और ये भी याद रखिए कि जो तहरीक है वो 89 में शुरू हुई है, यानी कि इनके इस्तीफा देने और उस मुसल्लह तहरीक की हिमायत करने के बाद कश्मीर के अंदर तहरीक ने एक जोर पकड़ा, जिसके अंदर अब 90,000 लाख लोग कहते हैं कि शहीद भी हो चुके हैं, अस्पताल लुट चुकी हैं। वो एक बहुत वोकल आवाज़ थे, 92 साल की उम्र थी, लेकिन उनकी आवाज़ से इतना खौफजदा था हिंदू कि उनके नमाज जुमा पढ़ाने पर, उनके मस्जिद जाने पर, उनके खुतबा देने पर, हर चीज़ पे पाबंदी थी। बिल्कुल। वो उन अकेले नहीं, उनके बाकी सारे साथी जो हैं, जो अपना तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेकर चल रहे हैं, उन सब के साथ यही किया। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तकरीबन, ये तो सरबराह थे, बाकी लोग भी अब नजर बांधे घरों के अंदर। बिल्कुल। वो एक इतने वोकल आदमी थे, वो कहा करते थे मेरा नाम अली है और मैं दहशत गर्द नहीं। बिल्कुल। ये इनकी जो खिदमात है ना, वो तो उस इतनी ज्यादा है
कि आप उनका अहाता ही नहीं कर सकते एक प्रोग्राम के अंदर या चंद मिनट के अंदर, वो बेतहाशा हैं। मुझे एक हवाले से पीटीआई हुकूमत को अच्छा कहने का भी यहाँ मौका मिल रहा है, वरना पिछले प्रोग्राम में तो आप कह रही थी कि मैंने पीटीआई आप तो रगड़ा ही रगड़ा है। नहीं, पिछले प्रोग्राम में तो आप कह रही पीटीआई को थी। तो आप अच्छा ही वो कहते हैं। तो 3 साल का अली गिलानी 89 से लेकर अपनी कोशिश, अपना लड़ाई लड़ रहे थे। सबको पता था कि सारी जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो उनकी ज़ात के गिर्द है। किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने, मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ ने, अपना पीपल्स पार्टी ने, किसी ने उनको कोई पाकिस्तानी एजाज नहीं दिया। पीटीआई की हुकूमत है जिसने उनको निशाने इम्तियाज दिया। ये पहली पर निशाने पाकिस्तान, निशाने इम्तियाज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो दिया इनको। देखिए आज उनकी वफात पे पाकिस्तान में कौमी परचम कल शुरू हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन के लिए शामिल हुए हैं। अपना इस्लामाबाद की मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में, वहाँ पे बाकायदा नमाज जनाजा गायबाना हुई, जिसमें अली गिलानी, वुज़रा और डीजी ISI भी शरीक थे। वो चीजें सिंबॉलिक होती हैं। एग्जैक्टली उनसे मैसेज बड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। तो सर आपका पॉइंट आ गया हमें यकीन है कि उनकी मौत से इंशाल्लाह इस तहरीक में कमी नहीं होगी, ताकत आएगी। लेकिन आपका कहना है कि मुतासिर जरूर हुई उनकी नहीं, एब्सेंस से। वो लाजमी बात है। ठीक है। एक बड़ा आदमी निकल जाए सही। तो देखें उनका खौफ, देखें कि सुबह के 4 बजे घर से जबरदस्ती मैयत उठा के दफना दी गई। क्यों? कि अगले दिन सारे का सारा कश्मीर सड़क पे होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग आते, आज कश्मीर बंद है, ताले लगा दिए हैं, रुकावटें खड़ी कर दी हैं, गले लेके खड़े हैं। ये है वो खौफ एक मरे हुए लीडर का। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। आसफ क्या कहेंगे? हमने देखा बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीर की जो तहरीक है उसने ऐसा जोर पकड़ा कि उनका बच्चा बच्चा जो है हमें नारे लगाता हुआ दिखाई दिया। ये एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े रहनुमा थे, जो अपनी जाहिर है इतनी एज के बाद उनकी डेथ हुई है, लेकिन उनकी खिदमात जो वो हमेशा याद रहेंगी। मैं समझता हूँ कि हम कल से ही कह रहे हैं कि गिलानी साहब जो हैं, जो लीडर थे कश्मीर के, हुर्रियत लीडर, वो वफात पा गए, जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए, हमें छोड़ गए। मैं समझता हूँ कि वो शहीद हुए हैं, वो हालत जंग में थे। एग्जैक्टली। हिंदू ने ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और घर में नज़र बंद करके बाकायदा हिंदू ने उन्हें जंग में रखा हुआ था। बिल्कुल ऐसे। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जब भी उनका जिक्र करें उन्हें शहीद और तारीख में माशरकी साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि उन्हें शहीद कहना चाहिए, क्योंकि वो जंग लड़ते हुए 92 साल की उम्र में जंग लड़ते हैं। और तारीख में हमने एक बंदे का नाम सुना था और पढ़ा है, वो टीपू सुल्तान था। कहते हैं और बताते हैं सारे तारीख वाले कि जब उन्हें शहीद कर दिया गया तो उनकी जब लाश पड़ी थी, उनकी मैयत पड़ी थी, तो अंग्रेज़ जो फौजी थे वो डरते उनके पास नहीं जाते थे। वाह क्या बात। ठीक है ना। तो आज हमने देखा है कि कैसा मुसलमान मुजाहिद है, कैसा कश्मीरी मुजाहिद जो उम्र के इस हिस्से में है और जिससे हिंदू इतना खौफज़दा है, उसकी जो मैयत है उससे डर रहा है, दस्ते खाकी से डर रहा है। और ये कोई बात थी, ये कोई दुनिया का कानून या दुनिया का अखलाक, कोई रवायत ये बात मानती है कि एक बंदा अब इस दुनिया में नहीं है तो आप उसको उसकी तदफीन का हक भी नहीं दे रहे। बिल्कुल। खौफ है आपके अंदर, डर है। तो उनको एक 92 साल का उम्र सीधा शख्स जो है और वो उसमें जान भी नहीं है और उसका भी खौफ नज़र आ रहा है। और उन्होंने जिस तरह जो हरकत की है, ये मेरे ख्याल में, और मुझे यकीन है कि ये गिलानी साहब की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में और इजाफा हुआ है, उन्हें और तमगे मिले हैं। और जो हिंदू सोच है, हिंदू जहनीत है, उसके लिए ये तारीख़ में एक और घटिया बात लिखी जाएगी और उसको तल्ख चीज़ें जो उसके सामने आएंगी। जो गिलानी साहब की तहरीक थी, आप जानते हैं, वो बड़े उजले इंसान थे। जब तक वो सियासत में रहे सुमेरा, उन्होंने कभी भी तारीख बताती है कि कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि इंडिया की मदद से या इंडिया की किसी तरह से हुकूमत में आने के लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया। बिल्कुल। और जब छोड़ा तो फिर मैदान में आ गए, तो फिर इंडिया की वैसे ही परवाह नहीं की। और आखिरी भी उम्र में आप देख रहे हैं एक वीडियो उनकी चलती है जिसमें वो दरवाज़ा खड़खड़ा रहे हैं और देखो बाहर भारतीय हुकूमत का, भारतीय जमहूरियत का जनाजा जा रहा है। तो जो उन्होंने सदाएं बुलंद किया, जो उनका किरदार है, देखिए वो
अपने किरदार को मुकम्मल करके गए, अपने काम को मुकम्मल करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ उनके इस मिशन से नौजवानों को एक और तहरीक मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी कि एक ऐसा लीडर कश्मीर का था जो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक ठीक है, पायदार रहा और उजला रहा, और उसने मेहनत की और उसने कौम के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की, और इस उम्र में बर्दाश्त की। मतलब अगर एक उम्र रसीदा शख्स ने, इस एज के शख्स ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर ली हैं, तो नौजवान तो इसकी ताकत बना लिया इसको। तो मैं समझता हूँ कि उनकी ये शहादत है, ये कश्मीरी तहरीक में एक स्ट्रेंथ साबित होगी और तहरीक मजीद मजबूत होगी। एक सतर अगर जी प्लीज। वो कहा करते थे कि मैं पाकिस्तान का परचम हूँ कश्मीर में, और वो कश्मीर जो पाकिस्तान की शहर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे और उसी परचम में लपेट कर नहीं, वो जब घर में उठाने आए हैं वो हिंदू, जाहिर है वो कहाँ रहने देंगे, परचम पूरा पाकिस्तान था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हामिद खान साहब क्या कहना चाहिए? मेरा देखे, जिस तरह फयाज साहब, शेर साहब, आप, हम, इवन मेरे जो कैमरामैन दोस्त, हम यहाँ सारे बैठे ना, हम सारों के बगैर बोले, बगैर कहे और बोल के हमारे अंदर एक उनके लिए खराजे तहसीन है, चाहे हम स्क्रीन के सामने हैं या स्क्रीन के पीछे हैं। उनकी शहादत को हम सारे खराजे तहसीन पेश करते हैं, खराजे अकीदत पेश करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, कल एक बड़े अजीब वाक़या हुआ। मैं एक चैनल पे था, इंडियन सहाफ़ी मुकाबले पे थे, और उसने बरमला गिलानी साहब को गद्दार कहा। और मैं नॉर्मली भी इमोशनल हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ। ये बात जिसको कहते हैं बिलो द बेल्ट थी। मैंने कहा कि ये तुमने नहीं कहा, ये भारत में बसने वाले हर बीजेपी आरएसएस आइडियोलॉजी का बयान और पैगाम है। सही कह रहे हैं। और इस पैगाम का नतीजा ये है कि कश्मीरी तुमसे पहले भी नफरत करते थे, अब तुमसे मजीद नफरत करेंगे जब तुम सैयद अली गिलानी जैसे अजीम रहनुमा को गद्दार कहोगे। बिल्कुल। पूरी दुनिया में बसने वाले लोग ये बात जानते थे कि सैयद अली गिलानी जो हैं वो तहरीक हुर्रियत के ऐसी बड़ी शख्सियत थे जिन्होंने 3 नस्लों को अपने सामने परवान चढ़ाया कश्मीर की आज़ादी के लिए। और मैं आपको बताऊं कि उनकी जो बात थी कि पाकिस्तान मेरा घर है, तो मैंने कल उनको कहा कि आपकी इस बात के बाद मैं बता दूं, हर पाकिस्तानी के दिल में उनका घर है, हर पाकिस्तानी का घर सैयद अली गिलानी का घर है। और वक्त बताएगा कि इंशाअल्लाह इनकी जो शहादत है, बिल्कुल मैं फयाज साहब से एग्री करता हूँ, मेरे नज़दीक वो शहीद हैं, वो साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके दिए हुए जख्मों ने उन्हें मौत दी है। मौत तो तबई है, लेकिन उनको जहर दिए गए, जेल में उनको कितनी बार मारने की कोशिश की गई। उनके बेटे अब्दुल्ला गिलानी ने कल कहा कि जी हमें जो आईजी विजय कुमार हैं वो बार बार तड़ियाँ लगा रहे हैं कि अगर आपने ना किया तो हम लाश उठाकर ले जाएंगे, जैसे कोई जंगल का कानून है या क्या है। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर 2 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। कश्मीर की आज़ादी की तहरीक मज़ीद ज़ोर पकड़ेगी। अमजद शहीद हों, मकबूल भट्ट हों, अफजल गुरु हों, बुरहान वानी हों, सैयद अली गिलानी हो या यासीन मलिक जैसे जो जिंदा चलती फिरती लाशें बना दी गई हैं, ये सब कश्मीर की आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और कश्मीर का बच्चा बच्चा जो है वो मज़ीद जोश और वलवले के साथ सैयद अली गिलानी के जो पैगाम है और जो उनकी हिकमत है उसको लेकर चलेगा। और मेरा ख्याल ये है कि कश्मीर अपनी आज़ादी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो चैलेंज जिसका सामना पूरी दुनिया को है और तकरीबन 2 साल से है। जी हाँ, कोविड की हम बात करेंगे, पिछली 3 लहरों की हम बात करते हैं। और पाकिस्तान में उस तनाजुर से देखा जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन हो या मुकम्मल लॉकडाउन हो, इन तमाम पॉलिसीज़ को अपना के यहाँ पर बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई। लेकिन जो मौजूदा लहर है उसमें हम देख रहे हैं कि हालात दिन ब दिन जो है वो काबू से बाहर होते जा रहे हैं। 2 के बहुत सारे लोगों को एक दिन में हम देख रहे हैं कि 10 लाख या 11 लाख लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। उसके लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ डेडलाइंस भी दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी हालात जो है वो हमारे सामने है, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। डेथ जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है और इफेक्टिव्स भी जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब नया एक फैसला आया है कि 6 सितंबर से 11 सितंबर तक स्कूल जो है वो दोबारा से बंद कर दिए गए हैं और पंजाब में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके ऊपर मज़ीद जो है वो बंदिशें लगा दी गई हैं। हमारा सवाल जो इसको लेकर वो ये है कि कोरोना की जो मौजूदा लहर है उससे निपटने के लिए क्या
कोई जामे और नई हिकमत अमली की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि पिछली हिकमत अमली या पिछली जो भी सोच थी, जो अप्लाई की गई थी, जो भी हमने देखा कि पॉलिसीज़ अपनाई गई थी, अब वो हमें यहाँ पर सूदमंद साबित नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे शुएब साहब, कोई नई हिकमत अमली की ज़रूरत है? देखिए, पॉलिसी यही रहे, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही काम हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। सही। हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं हैं। आपने बेशुमार टेलीविज़न प्रोग्राम देखे होंगे जब हमारे साथी जाके सड़कों के ऊपर लोगों से बात करते हैं तो वो बाकायदा तलख लेजे में इनकार करते हैं कि नहीं लगवानी। बिल्कुल। और जो मैं तो ये तक सुना, कर लो जो करना है। एग्जैक्टली, हमने क्या करना है, कोरोना करने का खुद ही। जब तुम्हारे घर में आ जाएगा तो तुम्हें लग पता जाएगा कि क्या करना है। एक बीमारी है, 46 लाख लोग दुनिया में इस वक्त इस मर्ज की वजह से अपने खालिक हकीकी के पास जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 26,000 हो चुकी है और ये तीसरी जो लहर है ये इसमें ज्यादा अमवात हुई ज्यादा है। बिल्कुल, डेल्टा वेरिएंट। अब जो चौथी जो आई है, जो डेल्टा वेरिएंट है, इसमें अभी भी देख लीजिए, मतलब मैं अपने घर की मिसाल दे देता हूँ कि मेरे घर में हम सब वैक्सीनेटेड हैं, इसके बावजूद मेरे बेटे को कोरोना हुआ और उसका ज्यादा ख्याल रखने के चक्कर में मेरी बीवी को भी कोरोना हुआ। बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों सेहतमंद हो गए। सही। डॉक्टर का ये कहना है कि आप लोगों ने चूंकि वैक्सीन लगवाई हुई थी, बिल्कुल सही, लिहाजा इस मर्ज की शिद्दत वो नहीं थी बिल्कुल ठीक जो है। बिल्कुल सही। अब इसके बरक्स प्रॉब्लम ये है कि लोग तैयार नहीं हैं। आज भी देखें, ये लेस्को के 3,000 अफराद तैयार नहीं थे लगवाने पे। बिल्कुल। जब यकम तारीख को उनको तनख्वाह नहीं ना मिली तो 2500 ने एक ही दिन में लगवाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कैसी बात है कि हम अपनी जिंदगी के लिए हमें ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी हमारे बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। सही। हम होंगे तो उनका ख्याल रखेंगे। आपका ख्याल है कि यही सिस्टम चलेगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना होगा, वैक्सीनेटेड होना होगा। इस वक्त 25 लाख बहुत ज्यादा खतरे में हैं पंजाब और केपी के 15 पंजाब के हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं सोचते कि हम वैक्सीन लगवाएं। ये बेसिक चीज है। दुनिया में अभी अपना हमारे साथी मशरकी साहब बरतानिया से आ चुके हैं। बिल्कुल। तो अभी प्रोग्राम शुरू से बता रहे थे कि वहां पे तो मास्क तक हटा दिया गया, इतने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बिल्कुल सही है। ये है असल चीज कि खतरा कम हो जाएगा, खतरा टलेगा नहीं। इम्प्लीमेंट करें जो भी पहले, लेकिन वैक्सीन लगाने से हम खतरे से किसी हद तक जरूर महफूज हो जाते बिल्कुल सही कह रहे हैं। फयाज साहब क्या कहेंगे, वैक्सीन के हवाले से अगर हम बात करते हैं या हुकूमत की हिकमत अमली की अगर हम बात करते हैं तो वो तो जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे हैं, वो कहते हैं कि जी आप सर्टिफिकेट दिखाइए, आपको सरकारी दफातर में आप एंटर नहीं हो सकते, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, सिम बंद कर दी जाएगी। अब और कोई हिकमत अमली की जरूरत है यहाँ पर? सुमेरा जी, बड़ी सोचने की बात है कि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त खौफ बहुत ज़्यादा था। इतनी ख़तरनाक नहीं थी, लेकिन लोगों ने जो रिएक्शन दिया, नज़र आता था कि कोरोना मुल्क में आया हुआ है और हर जगह हर घर में लोग जो है कुछ ना कुछ सेफ्टी मेजर। बिल्कुल सही। दूसरी लहर आई, इससे ज़्यादा सख्त थी, लेकिन लोगों का खौफ थोड़ा सा कम हो गया। तीसरी आई तो और सख्त थी। अब चौथी लहर मज़ीद सख्त है, इंतहाई डेंजरस है और खौफ लोगों का जो है वो और नीचे चला गया, वो बिल्कुल कम हो गया। इस पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो पॉलिसी इख्तियार किया है, अब उनको जेन्युइन रियलाइज़ करना चाहिए कि जब पहली लहर थी तो हमने इतने स्टेप्स लिए थे और इतना अवामी रिएक्शन था और लोगों ने इतना हमारा साथ दिया। बिल्कुल। इस कदर लापरवाही अब क्यों है? जो इस वक्त हालात है, मैं समझता हूँ कि जो NCOC है उसको बैठकर, कोई हर्ज नहीं होता, हिकमत अमली को रिवाइज करना चाहिए। ठीक है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है, ज़ाहिर है उसके लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ तदब्बर करना चाहिए कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में जो आवाम का रिएक्शन है, जो आवाम है वो इतने लापरवाह क्यों हैं, और जो अहले अक्ल है, जिनके पास पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, उनका काम है मनसूबाबंदी करें कि किस तरह वो नई चीज़ तलाश करें, किसी नए तरीके से लोगों को मोटिवेट करें। तो मैं समझता हूँ कि दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में
हमारे जो मंसूबा साज हैं, एक बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जामे और नई हिकमत अमली की ज़रूरत है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर आप किसी ख़तरे से निमटने चाहते हैं और ख़तरा बढ़ता जाता है तो उससे निमटने के लिए आपको नई हिकमत अमली, जरूरी नहीं है कि पिछली लहरों से अगर नहीं, हमने उन इसमें नई प्लानिंग से ज़रूर काबू इख्तियार पाया करनी तो चाहिए। सारी दुनिया ने इसी की तरफ किया, अगर हालात बेहतर हो तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक हो गया। बिल्कुल सही, नुकसान से बचने के लिए नई हिकमत अमली हम बना सकते हैं। क्या कहेंगे हामिद खान साहब, आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। मेरा बिल्कुल जिस तरह राइट साहब ने भी कहा, शेफ साहब ने भी कहा कि हिकमत अमली नई तो ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, इससे कोई इनकार नहीं। इंग्लैंड के अंदर आपको बताऊं, दुनिया में सबसे पहले मास्कलेस होने वाली कंट्री जो है ना, जिस मुल्क में मास्क उतारे गए, वो इसराइल है। इसराइल ने 90 दिन के अंदर अंदर अपनी 84% आबादी को वैक्सीन लगा दी। अच्छा, ये अलहदा बात है कि उन्होंने उसमें भी इंतहाई जुल्म और बदतरीन जहनीत का मुजाहरा किया, फ़लस्तीनियों को उस तरह नहीं लगाई। बिल्कुल ऐसे ठीक है, लेकिन अपनी आवाम को बचाने के लिए उन्होंने 84% को लगाकर बाकायदा मास्क जो है वो सड़कों पे फेंके गए, एक जश्न मनाया गया। उसके बाद एक और ममालिक है, फिनलैंड ने अपना मास्क लेस किया। उसके बाद अब इंग्लैंड में आपकी मर्जी है आप मास्क पहने या ना पहने, क्योंकि उन्होंने 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ठीक है। इस सारी सूरत हाल को अगर आप देखें तो एक बात नज़र आती है, और वो ये कि जब हुकूमतों की रिट होती है, जब गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी को आवाम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सारे मसले आसान हो जाते हैं। सही। ये कोरोना जो है ना, ये हमारे लिए तो हमारे मिजाज के हिसाब से तो एक छोटा सा टेस्ट है। हमारा तो ये आलम है कि हमें सड़क के ऊपर अभी तक हम इशारे पे खड़े होना तौहीन समझते हैं। सही कह रहे हैं आप। दुनिया पूरी 100 साल पहले ये सीख गई थी कि रेड लाइट पे खड़े होना है। बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो रेड लाइट का मतलब उसको बताया जाता है, ग्रीन लाइट मीन्स गो, रेड लाइट मीन्स स्टॉप। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का मतलब ये कि कानून की अमलदारी कोई भी मामले में होनी ज़रूरी है। कोरोना की बात आ जाए तो मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको समझें। ये चौथी लहर है, ये इसी तरह लहरें आती रहेंगी सारी दुनिया में। शायद कोरोना जो है वो इतनी तेज़ी से काबू हुआ जा रहा है, और इधर अल्लाह ना करे जितनी अच्छा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड गया है वो सारी मेहनत पानी हो जाएगी। जब दुनिया इसलिए हमें ट्रैवल पे पाबंदियां लगा रही है कि जी आपका वैक्सीनेशन रेट थोड़ा है, आपके अंदर कोरोना के पेशेंट तो थोड़े हैं लेकिन आप वैक्सीन नहीं कर रहे, तो हम आपको कैसे आने दें। सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई, गल्फ कंट्रीज ने लगाई, यूरोप ने लगाई, अमेरिका ने लगाई, इंग्लैंड ने लगाई। तो इन चीज़ों को हुकूमत को भी देखना है, आवाम को भी देखना है। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा वो ये कि NCOC ने जो आज इकदाम दिए हैं वो मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को पता हो कि उसके अंदर आप देखें कि अब इंडोर फंक्शंस पे पाबंदी लगा दी गई है। जिम्स और वो जो सारा कुछ दोबारा से बंद कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये किया है कि जी 300 बंदों से ज़्यादा का आउटडोर फंक्शन भी बैन कर दिया गया है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, और इसका बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैक्सिमम वैक्सीन लगाएं और SOPs का ख्याल करें, और हुकूमत की हिकमत अमली जो भी हो उसके साथ ताउन करें, और हुकूमत जो है वो हिकमत अमली को एडॉप्ट करे। बिल्कुल सही, हुकूमत के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो आप लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कर रही है। जहां पर अपनी जिंदगी का सवाल है, कम से कम वहां पर तो सीरियस हो जाए। आपको मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है, आपने सिर्फ जाके लगवानी है, कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने सारे मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शोएबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया डिस्कशन के लिए। फैज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी डिस्कशन में शामिल रहे। हामिद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।